हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फर्स्ट ईयर की लेक्चर नंबर 3 की क्लास है। तो पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। द बायोलॉजी का जो चैप्टर था उसमें आज जो है हमारी क्लास में हम फर्दर चीज़ें कंटिन्यू करेंगे द बायोलॉजी के चैप्टर से ही। लेक्चर नंबर 3 है, टुडे इज नवंबर 16। तो मूविंग ऑन टू द बुक, आज हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हमने ये चीजें पढ़ ली कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी कुरान से रिलेट करके पढ़ ली हमने, बायोलॉजी के अंदर अचीवमेंट्स पढ़ ली हमने, हर तरीके से बायोलॉजी पढ़ ली। अभी तक हमें ये चीज नहीं पता चली कि अब बायोलॉजी का इंसानों के वेलफेयर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने ये चीजें पढ़ ली कि बायोलॉजी का हम डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों ने किया है। उसमें अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम बायोलॉजी को इस्तेमाल करके इंसानों के भले के लिए उसको बनाएं या इंसानों के भले के लिए उसको इस्तेमाल करें। ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है? तो अगर उनकी हम बात करें तो द प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी टू सिविलाइजेशन हैव मेड मोस्ट पीपल अवेयर ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस. Knowledge of biology ensures a higher standard of living. It helps people to participate intelligently in programs designed to promote better health, protection, and conservation of environment. Application of modern techniques in the field of agriculture and medical sciences, etc. अच्छा, बायोलॉजी की स्टडी को, बायोलॉजी की नॉलेज को अब डिफरेंट चीज़ों के अंदर इंटीग्रेट किया जा चुका है और भी किया जा रहा है। इससे ये है कि सोसाइटी के अंदर उसकी नॉलेज बढ़ रही है और उसका नो हाउ बढ़ रहा है और लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है और पता चल रहा है कि चीज़ें अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होती हैं। तो उन चीज़ों को डिस्कस करना, उन चीज़ों को जानना, उन चीज़ों की इन डेप्थ में नॉलेज में जाना, तो उस चीज़ों से हमारे पास उनकी नॉलेज में इजाफा भी हो जाता है और हमारे पास एक नई चीज़ लोगों को पता भी चल जाती है। तो बायोलॉजी के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन जो रिसेंट ईयर्स के अंदर हमारे पास हुई है वो ये हुई है कि हमारे पास इन्फेंट मोर्टालिटी और इन्फेंट मॉर्बिडिटी जो हमारे पास है वो काफी ग्रेटली रिड्यूस हो गई। अच्छा, पिछले अगर कुछ सालों पहले जाए तो उसके अंदर ऐसा होता था कि बच्चे जो पैदा होते थे तो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाया करती थी और उनके डेथ होने की रेट जो है, रिस्क जो है वो बहुत बढ़ा हुआ होता था। कोई भी बीमारी अगर उनको हो जाती थी तो वो फौरन से वो डेथ कर जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब उनके नंबर्स रिड्यूस हुए हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि बायोलॉजी ने वैक्सीनेशन बनाना शुरू करी। वैक्सीनेशन तो एक्चुअली अगर हिस्ट्री देखी जाए तो काफी पहले से वैक्सीनेशन बनती हुई आ रही है। वैक्सीन काफी पहले डिस्कवर कर ली गई थी, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अंदर वैक्सीन डिस्कवर कर ली गई थी। लेकिन वैक्सीन की वजह से अब इन्फेंट्स के अंदर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का रेट भी जो है वो डिक्रीज हो गया। इससे क्यों? क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको अब तरह तरह की बीमारियों की वैक्सीन लग जाती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन लग रही है, पोलियो की वैक्सीन लग रही है, खसरे की वैक्सीन लग रही है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लग रही है। तो डिफरेंट चीजों की वैक्सीन उनको लगती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इससे ये होता है कि बच्चे हेल्दी भी रहते हैं और उनको अगर वो डिजीज होता भी है तो वो उसको सेफली उसको काउंटर कर लेता है आसानी से। तो ये हमारे पास एक बायोलॉजी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन। बच्चे जो होते हैं उस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब वो डिजीज अब उनको हार्म नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने उसकी वैक्सीन लगाई हुई है। ये चीजें हमारे पास हो गई। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1795। यही चीज एडवर्ड जेनर जो था हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई गई थी 17th सेंचुरी के अंदर। 1795 हमारे पास साल था, उसमें एडवर्ड जेनर ने हमारे पास वैक्सीन प्रोड्यूस करी थी या इन्वेंट करी थी। उसने वैक्सीन इन्वेंट करी थी चिकन पॉक्स के अगेंस्ट। चिकन पॉक्स या फिर जो आपके पास खसरा जो होता है, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स, उसके जरिए उसने वैक्सीन बनाई थी और वो वैक्सीन काफी सक्सेसफुल भी हुई थी हमारे पास। Through this process, vaccines are introduced to animals and man to prevent them from many infectious diseases such as polio, smallpox, hepatitis. In some cases, such as smallpox, vaccination provides long life protection. However, in many cases, the protection may not be lifelong. अच्छा, ये हमें पता चल गया कि वैक्सीन के थ्रू हमारे पास जो होता है वो इंसानों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है कुछ डिजीज के अगेंस्ट, और कुछ डिजीज के लिए वो थोड़े टाइम के लिए बचे रहते हैं। पोलियो हो गया, खसरा हो गया, इनकी वैक्सीन जब बच्चों को लगती है तो फिर वो डिजीज बच्चों को नहीं होता है हमारे पास। जिंदगी में उनको या तो एक बार होता है या तो फिर नहीं होता है। ये चीजें हमारे पास इम्यूनाइजेशन के अंदर आ गई। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की एक और एप्लीकेशन है जो कि एंटीबायोटिक्स होती है। बायोलॉजी ने हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी के एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी बनती है।
कि किसी भी अगर इंसान को कोई खतरनाक बीमारी हो जाए या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो लाइलाज हो या फिर जिसके अंदर आखिरी हल यही था कि बंदा मर जाएगा, तो उन ऐसी बीमारियों को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाएगी कि अगर कोई बैक्टीरियल चीज होती है या फिर कोई वायरल चीज होती है तो उसके अंदर उस बीमारी को खत्म किया जा सके आसानी से। तो इसमें एंटीबायोटिक्स हमारे पास बन जाती है। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास जो इंसान एक्सटर्नली खाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जब वो डिसॉल्व होती है और जब वो स्प्रेड आउट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो चुन चुन के उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इंसान को तकलीफ पहुंचा सकते हैं या फिर उसको हार्म कर सकते हैं या डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनको खत्म कर देती है। एंटीबायोटिक्स का हमारे पास ये काम होता है। अच्छा, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस। इसका क्रेडिट हमारे पास जाता है हमारे पास थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के हमारे पास थे एक शख्स थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एंटीबायोटिक सबसे पहली प्रोड्यूस करी थी। उन्होंने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करी थी पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती थी और अभी भी होती है, वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उन्होंने इन्वेंट करी थी। वो भी उनसे गलती से हो गई थी, वो लैब में कुछ छोड़ के चले गए थे और जब वो वापस आए थे कुछ दिनों की छुट्टी के बाद, तो फिर उन्होंने देखा था कि भाई यहाँ पे तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो फिर उस प्लेट के अंदर जब उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कराया तो पता चला उस फंगस ने, पेनिसिलियम नाम का एक फंगस है, उस फंगस ने ऐसा एक मटेरियल प्रोड्यूस करा था, ऐसा एक कंपाउंड प्रोड्यूस करा था जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो थे वो मर गए। तो इससे हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हुई कि वो जो फंगस हमारे पास है पेनिसिलियम, उसके अंदर से दवाई बन सकती है, वो एंटीबायोटिक बन सकती है। तो पहली एंटीबायोटिक इजाद में आई थी वो थी पेनिसिलिन, हमारे पास पेनिसिलियम फंगस से बनी। ये हमारे पास हो गया। उस पेनिसिलिन को इस्तेमाल किया गया था जो हमारे पास जंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 जो हमारे पास हुई थी, उसके अंदर काफी सिपाही जो थे वो जख्म वगैरह जब उनको होते थे तो फिर वो जख्म में इन्फेक्शन होके मर जाया करते थे। तो फिर उस पेनिसिलिन को इस्तेमाल किया गया, तो अगर जख्म वगैरह होते भी थे तो इंसान मरता नहीं था, बच जाता था, क्योंकि वो पेनिसिलिन उसने पेनिसिलिन का डोज उसको दिया हुआ था। ये चीज हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव एक्सरेज, ये भी एक एप्लीकेशन है बायोलॉजी की। रेडियो एक्टिव एक्सरेज का हमारे पास काम क्या होता है कि वो हमारे पास एक्सरेज, जिस तरीके से जिस जगह पे एक्सरे होता है वहां पे रेडियो एक्टिव एक्सरे भी होता है। वो उसका काम क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास रेडियोथेरेपी के अंदर काम आता है। रेडियोथेरेपी हमारे पास होती है जिन लोगों को कैंसर होता है या फिर कोई उनको अंदरूनी बीमारी होती है, तो उस बीमारी को या फिर उन सेल्स को हटाने के लिए हमारे पास रेडियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। उस रेडियोथेरेपी के अंदर आप जो है वो एक्स रेज को उस जगह के ऊपर डालते हैं और उस चीज को खत्म करते हैं, तो वो रेडियोथेरेपी के अंदर हमारे पास होता है। तो ये भी हमारे पास एक बायोलॉजी की एप्लीकेशन हुई कि आप एक्स रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं बायोलॉजी की चीजों को ठीक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई मेडिकल साइंसेस के अंदर, तो फिर रेडियोथेरेपी की जगह कीमोथेरेपी आ गई। कीमोथेरेपी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स जो है, जो नए नए ड्रग्स बने हैं, उन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके वो ड्रग्स जैसे पेशेंट्स को दिए जाते थे जिन मर्ज का कोई इलाज नहीं होता था। जैसे कि कैंसर हमारे पास है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उस कैंसर को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश में कीमोथेरेपी की जाती है। तो कीमोथेरेपी के अंदर आप जो होता है वो काफी सारे किस्म के ड्रग्स एक साथ कीमोथेरेपी के थ्रू लेते हैं। वो ड्रग्स आप खाते हैं, वो ड्रग्स आपको ड्रिप के साथ साथ भी चढ़ते हैं। तो फिर उन ड्रग्स का हमारे पास या तो वो कैंसर को थोड़ा बहुत क्योर कर देते हैं या फिर वो जो उनका दर्द होता है या फिर उसकी जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन सिम्टम्स को वो दवाइयाँ खत्म कर देती है हमारे पास। तो ये चीज हमारे पास होगी। ये हमारे पास आ गया कीमोथेरेपी के अंदर। तो अ कांस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड हैज ऑलवेज बीन टू गेट फूड। With the increase in human population, this problem has become worse. Biologists have been trying to their best to tackle this problem by developing effective techniques to be introduced in the agriculture field and to produce better quality crops. अच्छा, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हमारे पास होती है। टेक्निक्स which plantation in certain parts of the world has fulfilled the food requirement of the inhabitants. Hydroponics was developed to conduct experiment on the nutrient requirements of plants, especially the micronutrients. The advantage of hydroponic farming are as follows. It controls weed and soil disease problem. Area required for cultivation is reduced. Crops are successfully grown in parts of the world to meet the food requirements of those areas. अच्छा, अब हमारे पास एक और बात यह है कि बायोलॉजी की एक और एप्लीकेशन हमारे पास है हाइड्रोपोनिक्स की। उस एप्लीकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये चीज जान ले कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है तो उसके अंदर जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है।
अब जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ेगी, तो उस पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास क्या चीज होगी, कि उस पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास उन लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी जिनको खाना पीना खाना है। तो अब खाना पीना दुनिया के अंदर से अगर खत्म हो गया तो फिर लोग खाएंगे क्या? तो इसलिए हमारे पास जो है हाइड्रोपोनिक्स की हमारे पास एक ब्रांच है, एक एप्लीकेशन है बायोलॉजी की। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल पौधे हमारे पास जो उग रहे हैं, घास फूस फार्म वगैरह पे जो उग रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास जो है, खेती बाड़ी जिन जगहों पे हो रही है, तो उन पौधों को आर्टिफिशियली ग्रो कराना। एक ग्रीन हाउस, एक कमरा होता है हमारे पास, उस कमरे के अंदर ग्रो कराना और वहां पे वो खाना पीना प्रोड्यूस करवाना, इस मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस मेथड के जरिए हमारे पास क्या चीज हो सकती है, अगर ये सक्सेसफुल रहे तो फिर इससे क्या होगा, जमीन के अंदर तो जो खाना पीना उग रहा है वो तो सही है, हम आर्टिफिशियली भी उसको उगा सकते हैं और उस खाने पीने को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फायदा हो जाएगा, इससे खाने की किल्लत नहीं होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स की एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोपोनिक्स के कुछ फवायद भी होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के बेनिफिट्स हमारे पास क्या होते हैं, कि उससे हमारे पास वीड और सॉइल डिजीज प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनको आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं। हम उनको मट्टी में ग्रो नहीं कराते, हम उनको काफियों को पानी के अंदर ग्रो कराते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता है, कि जो जंगलात के अंदर जो वीड उग जाता है हमारे पास, जो हमारे पास खराब पौधे उग जाते हैं, वो चीजें वहां पे नहीं हो पाती। ना कोई मट्टी का मसला होता है, ना फिर कोई डिजीज वगैरह होता है। तो इस चीज से हमारे पास सेफ साइड हो जाता है। दूसरा हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो इलाका रिक्वायर्ड होता है खेती बाड़ी करने के लिए, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियली तो उसको ग्रो करा सकते हैं हम, तो हमें बड़े एकड़ की लैंड की जमीन की जरूरत नहीं होती। तो वो इलाका इस तरह से छोटा हो जाता है हमारे पास। क्रॉप्स जो हमारे पास जो होते हैं, जो खाने पीने के हमारे पास क्रॉप्स होते हैं, उनको हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम दूसरे मुल्कों में जहाँ पे वो चीज नहीं उगती है, जहाँ पे वो चीज अच्छी नहीं मिलती है, वहां पे उस चीज को ग्रीन हाउस इस्तेमाल करके उगाया जा सकता है, और फिर वहां पे वो आराम से प्रोड्यूस हो जाएगी चीज। ये चीज हमारे पास बेसिकली होती है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग हमारे पास क्या चीज होती है, कि किसी भी चीज को कॉपी करके उसके जैसी एक चीज बनाना, वो क्लोनिंग कही जाती है। क्लोनिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है हमारे पास, हम उस चीज के जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है, हम उसको क्या करते हैं, उसके जीन्स लेते हैं, उसके जीन्स को एग्जैक्ट उसकी कॉपी करके हम दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जो कि मैंने एक जुरासिक वर्ल्ड की एग्जांपल भी दी थी पहले आपको, जुरासिक वर्ल्ड एक डायनासोर्स की मूवी थी, उसके अंदर भी हमारे पास क्लोनिंग हुई थी। उन्होंने एक चीज का डीएनए लिया और उसको कॉपी करके एक नया, एक वही चीज दोबारा बना ली उन्होंने, तो वो क्लोनिंग करी। असल में भी दुनिया में क्लोनिंग हो चुकी है हमारे पास हिस्ट्री में। एक दफा क्लोनिंग हुई थी, एक भेड़ उन्होंने क्लोन किया था, एक भेड़ का जीन लिया था और उस भेड़ को उन्होंने क्लोन करवाया था, उसके जैसा एक भेड़ बनाया था उन्होंने। तो वो भेड़ बन तो गया था हमारे पास, लेकिन फिर वो भेड़ जो है आधे घंटे बाद हमारे पास जो था, उसके लंग्स जो थे वो ठीक से नहीं बने थे। तो उसके लंग्स के फेलियर की वजह से वो भेड़ जो था वो मर गया था हमारे पास। लेकिन वो क्लोन हुआ था, ये सच्ची बात है कि उसको क्लोन किया गया था। और आगे आने वाले वक्तों में इंसानों को क्लोन करने का भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, कि इंसानों को किस तरीके से क्लोन किया था। हालांकि ये इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है चीजें, ये चीजें गलत है करना, लेकिन दुनिया फिर भी कर रही है एक इंसानों को क्लोन करने के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, जानवर को तो क्लोन करना आ गया, इंसानों को क्लोन करना अब सीखा जा रहा है, कि इंसानों को किस तरीके से क्लोन कर सकते हैं। तो क्लोनिंग हमारे पास ये भी होती है। अच्छा, ये हमारे पास एक था, डॉली द शीप थी वो, उस शीप का नाम था डॉली द शीप। उस शीप का जो भेड़ थी हमारे पास जिसको क्लोन किया गया था, उस शीप का नाम था डॉली द शीप। उसको 1997 के अंदर क्लोन किया गया था। इससे हमारे पास साइंटिस्ट को क्या मिल गया, कि भाई इंसानों को भी क्लोन किया जा सकता है। तो इंसानों के सेल्स को, अभी फिलहाल एक पूरे इंसान को क्लोन नहीं किया गया, अभी सिर्फ इंसानों के सेल्स को क्लोन किया जा रहा है। जैसे कि वो सेल्स जो थेरेपी या ट्रांसप्लांट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, लिवर के सेल्स हो गए, जिगर के सेल्स हमारे पास हो गए, दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स हमारे पास हो गए, उन चीजों को रेप्लिकेट किया जा रहा है ताकि उनसे हम नए ऑर्गन बना सके। और अगर किसी को ऑर्गन चाहिए हो तो फिर किसी को डोनेट किए बगैर ही वो ऑर्गन उसको दे देंगे, क्योंकि वो तो प्रोड्यूस किया, बनाया गया है वो ऑर्गन। तो इससे हमारे पास क्लोनिंग से ये चीजें की जा रही है। प्लांट्स और ट्रीज के अंदर भी क्लोनिंग की जाती है हमारे पास, एग्जैक्ट उस प्लांट की कॉपी की जाती है, उसके अंदर कोई चीज ऐड करके उसको कॉपी कर सकते हैं हम। तो क्लोनिंग से हमारे पास ये फायदा होता है कि जो चीज हमारे पास मौजूद होती है, हमारे पास उसकी एक और कॉपी निकल आती है। तो क्लोनिंग हमेशा उन चीजों की करते हैं जिनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा दूध देता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लोन कर लेंगे और उसके जैसा एक और ले आएंगे,
ताकि हमारे पास 2 वैसे जानवर हो जाएंगे अच्छे अच्छे, और वो 2 हमें बहुत सारा दूध देंगे। तो ये हमारे पास क्लोनिंग का एक बेनिफिट होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसके बाद डिस्कस करने में हमारे पास बात है कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट किस तरीके से हो सकता है? एनवायरनमेंट हमारे पास वो चीज होती है जिसके अंदर हम रहते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हमारा लिंक होता है, हम जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, हम जहाँ जिस जगह में रहते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो अगर एनवायरनमेंट को ही खराब कर दिया जाएगा तो फिर जो चीजें, जो जानवर, जो भी स्पीशीज, इंसान वगैरह, जो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनको डैमेज आएगा और उन पे असर पड़ेगा, तो वो हमारे पास गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मतलब अगर एक चीज अच्छी कंडीशन में, तो उसको मेंटेन रखना चाहिए कि वो अच्छी कंडीशन में ही है। तो ये किस तरीके से हमारे पास हो सकता है कि इंसान जब हमारे पास दुनिया के ऊपर है तो वो वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा अमाउंट पे प्रोड्यूस करता है। हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस जब ऊपर जाती हैं आसमान की तरफ, तो वहां पे वो ओजोन की लेयर के साथ कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस करती हैं कि ओजोन की लेयर टूट जाती है। ओजोन की लेयर जब टूट जाती है तो उससे हमारे पास सन की जो रेज होती है पावरफुल, वो आके हमें डायरेक्ट लगती है। ओजोन लेयर से तो ये होता है ना कि सन की जो हमारे पास जो रेज होती है वो हमें डायरेक्ट नहीं आके लगती है, हमें थोड़ी आराम से आके लगती है। लेकिन अगर ओजोन हट जाएगी तो फिर जो बिल्कुल डेंजरस रेज होती है ना सन की, वो हमें डायरेक्ट आके लगेगी, और उससे हमारे पास खतरा होता है कि जल भी सकता है और उससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीजें ग्रीन हाउस गैसेस का काम हमारे पास होता है। और उसके बाद हमारे पास जो पोल्यूशन यूज हो रहा है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रही है, उससे इतना पोल्यूशन हमारे पास हो रहा है, तो वो चीजें हमारे पास एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। जो भी नई कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, कुछ ना कुछ चीज बनाती है, काम वगैरह करती है, तो उनका सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है उनका सारा वेस्ट मटेरियल। तो उस वेस्ट मटेरियल को एनवायरनमेंट में जब जाता है तो फिर एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो जाता है। वो कंपनियां तो अपना काम कर लेती है, लेकिन एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो जाता है। So in this regard, improved and effective biological measures have been taken to identify different sources of pollution, and techniques have been devised to help prevent reduce pollution. Man's activities, mainly deforestation and industrialization, have distributed the balance of nature with catastrophic results to maintain a stable and balanced ecosystem. It is very much needed to protect and conserve animal and plant species. Conservation of forests and parks help to reduce the soil erosion and flooding, etc. अच्छा, आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं। आप जो चीज वहां पे नहीं है उस चीज को इंट्रोड्यूस कराएं। जंगलात के अंदर हमारे पास पेड़ वगैरह कम होते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाती है, कि एक भी बारिश होती है तो सारी की सारी मिट्टी जो होती है वो आराम से पानी के साथ बह जाती है, तो पेड़ आसानी से उग नहीं पाते हैं वहां पे। तो आप वहां पे फॉरेस्टेशन कराएं, वहां पे पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होती है जमी रहेगी वहां पे। बारिश होगी भी तो वो मिट्टी हमारे पास नीचे नहीं आएगी, तो वो मिट्टी हमारे पास हेल्पफुल मिट्टी जो होती है वो रहती है वहां पे। तो ये हमारे पास ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंजर्व करने वाले टेक्निक्स होती है, कि बायोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है एनवायरनमेंट के हवाले से। लास्ट जो हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अच्छा, कोई भी डिजीज अगर हो तो उस डिजीज को बायोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, और उस डिजीज को हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। The use of natural processes to combat pathogens is very helpful. It involves introduction of pathogens, natural enemies into its environment. In case of malaria, for example, introduction of small fish in ponds and ditches have been an effective method to minimize the growth of larvae and pupae of mosquito vector. Biological pest control involve exposing them to predators and parasites. Growing plants in climates that are unsuitable for the pathogen can control plant diseases. Interplanting, as it stimulates conditions in natural ecosystem by an eradication of disease, is achieved by crop rotation. It is the practice of growing different crops on the same ground in successive years, rather than repeatedly growing one after 1 year. Through crop rotation, the chances of establishing a particular parasitic weed affecting the crop is reduced. Moreover, soil fertility can be increased. अच्छा, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए। एक एग्जांपल इन्होंने ये दिए कि हमारे पास बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल डिजीज को किस तरीके से कर सकते हैं हम, कि हम जो होता है उस डिजीज को कॉम्बैट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास मलेरिया जो होता है, वो मलेरिया फैलता है हमारे पास साफ पानी जो होता है ना, उस साफ पानी के अंदर अगर आके मच्छर अपने अंडे दे देते हैं, तो जब वो मच्छर हमारे पास एग्स ले कर देते हैं उस साफ पानी के अंदर, तो फिर वो एग्स हमारे पास मेच्योर होके
मलेरिया का डिजीज कॉज कर देता है। तो वो मलेरिया का डिजीज ना करने के लिए हमने क्या किया, जहां कहीं भी ऐसा पानी अगर खड़ा हुआ है, कोई पॉन्ड्स वगैरह हमारे पास है, तालाब वगैरह है, तो उसके अंदर हमने छोटी वाली मछलियां छोड़ दी। वो मछलियां करती क्या है, वो मछलियां आके उन अंडों को खा लेती है। जब वो अंडों को खा लेती है तो फिर हमारे पास मलेरिया के अंडे नहीं होंगे। मलेरिया के अंडे नहीं होंगे तो फिर वो मैच्योर होकर हमारे पास मलेरिया कॉज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास डिजीज कंट्रोल हो गया। दूसरा, हमारे पास प्लांट्स के सेंस में इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि वो पौधे जो आसानी से कीड़ा पकड़ लेते हैं, अगर हमने उस जमीन में वो पौधा उगाया, उसके बाद हम दोबारा वो पौधा नहीं उगाएंगे, हम कोई और पौधा उगा लेंगे। उसके बाद हम कोई तीसरा पौधा उगा लेंगे, उसके बाद कोई और पौधा, फिर उसके बाद दोबारा हम पहले वाले पौधे के ऊपर आएंगे। इसी तरीके से हम ये साइकिल चलाते रहेंगे हर साल। इससे हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन, कि हमने आज कुछ उगाया, अगले साल कुछ और उगाएंगे, उसके अगले साल कुछ और उगाएंगे। इससे क्या होता है, जमीन जो होती है वो फर्टाइल भी रहती है, क्योंकि हर पौधे के पास इक्वल ताकत तो नहीं होती कि वो हर चीज खींच लेगा जमीन से। तो वो जमीन के अंदर एक बैलेंस रहता है हमारे पास, क्रॉप्स भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, और उस जमीन के अंदर कोई कीड़ा भी नहीं लगता, या फिर कोई वीड वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होती है हमारे पास। कोई मसला मसाइल भी नहीं होता, क्योंकि हम क्रॉप रोटेशन कर रहे होते हैं। हर क्रॉप जो होता है वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है जब बन रहा होता है वो। तो क्या पता वीड वगैरह उससे मर जाए अगर हम क्रॉप रोटेशन करें तो। और अगर हम एक ही क्रॉप हर साल लगाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो डिजीज करने वाली चीजें होंगी वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी कर लेंगी, और फिर उससे क्या होगा कि वो आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये हमारे पास होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम इस्तेमाल कर लेते हैं डिजीज मैनेजमेंट के। इसके तहत हमारे पास पहला चैप्टर जो होता है वो एंड हो गया है। इसके की पॉइंट्स हमें पता है कि बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, बायोलॉजी का स्कोप हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी का स्कोप किन किन की फील्ड्स में है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर है। लाइफ की हमने केमिकल फाउंडेशन देखी है कि लाइफ हमारे पास किस तरीके से बनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है कि आहिस्ते आहिस्ते कितना कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी को डील किया है विद बायोलॉजिकल मेथड्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है बायोलॉजी के अंदर तो उसको बायोलॉजी के मेथड्स इस्तेमाल करके किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन थ्योरी और लॉ वाली हिसाब। उसके बाद हमारे पास एडवांस्ड अप्रोच हुई है कि एवोल्यूशन हमारे पास हुई है। इसके अंदर हम एवोल्यूशन से चेक कर सकते हैं कि स्पीशी आई कहाँ से थी और कहाँ से नहीं आई। और उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है एंड में, जो हमने आज पढ़ा कि बायोलॉजी की कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हम रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐसे की पॉइंट्स हैं। बाकी ये हमारे पास एक्सरसाइज है, जो कि एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। ये एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेक्शन टू टू स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम यूनिटी ऑफ लाइफ न्यू चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ क्लास एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।